नमस्ते, बातें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तरन्नुम अली। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फसल की बात करेंगे जिसका स्वाद कुछ ऐसा है कि खाने वाला कभी भूलता नहीं। इसका नाम रखा गया बेगुन, शायद इसीलिए क्योंकि इसमें कोई खास गुण नहीं, लेकिन फिर भी इसे खाने वाले इसका भरता और इसकी सब्जी बड़े चाव से खाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेगुन से बने बैगन की, यानी बैगन की खेती की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बातें खेती की में। स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए आपके हम महान आभारी हैं। डॉक्टर शुक्ला, जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि जो बैगन है इसमें कोई खास गुण नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। जैसे इसका भरता है, इसकी सब्जी है और जो भरवा होता है बैगन, वो बहुत पसंद करते हैं। तो आप बताइए कि आप इसे किस लिए खाते हैं? इसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन इसके टेस्ट के लिए खाते हैं। इसे पसंद कितना करते हैं आप? देखिए, एक तो जो भरता बनाया जाता है, भले ही बैगन में गुण नहीं है, लेकिन जो सब्जी तैयार की जाती है तो जो भरता बनाते हैं उसमें लहसुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इस वजह से चूँकि उसमें लहसुन अधिक मात्रा में पड़ता है, ये हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत ही लाभदायक हो जाता है। तो दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर के बैगन जो है हमारे लिए जो है स्वादिष्ट भी बनता है और हमारे लिए लाभप्रद भी बन जाता है। इसी तरीके से जो बैगन की कलौंजी तैयार की जाती है, जिसको हम कहते हैं भरा हुआ बैगन, भरमा बैगन, तो उसमें ये जो हमारी वैराइटीज़ होती हैं लंबे बैगन वाली, इनमें अच्छी तरीके से हमारा मसाला जो है उसमें हम पीस करके और उसको अच्छी तरीके से बना करके इसमें भरते हैं और भरने के बाद फिर जो तैयार करते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। चलिए सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो बैगन है, इसकी खेती का जो समय है वो कौन सा सही है? आजकल हम देखते हैं कि साल भर बैगन जो है मिलता है, लेकिन फिर भी इसका जो सही समय है वो क्या है? वर्ष में 3 बार जो है इसकी खेती की जाती है, इसलिए जो है पूरे वर्ष आपको जो है ताज़ा बैगन जो है उपलब्ध हो जाता है। एक शरदकालीन, दूसरा ग्रीष्मकालीन और तीसरी वर्षाकालीन। जो शरदकालीन की जो हमारा फसल है, मई जून में हम इसकी नर्सरी डाल देते हैं और जून जुलाई में इसकी रुपाई कर देते हैं। वर्षाकालीन की जो हमारी फसल है उसको नवंबर दिसंबर में जो है हम नर्सरी डाल देते हैं और दिसंबर या जनवरी में इसकी जो है हम रुपाई कर देते हैं। इसी तरीके से जो वर्षाकालीन हमारा जो है वो है मार्च अप्रैल में जो है हम इसकी नर्सरी डाल देते हैं और अप्रैल मई में जो है हम इसकी रुपाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमको पूरे वर्ष फसल भी मिलती रहती है और पूरे वर्ष किसान के लिए जो है अपना खर्च करने के लिए उसको इसी बैगन के माध्यम से, बैगन की सब्जी के माध्यम से उसको पैसा भी मिलता रहता है। इसलिए किसान जो है वर्ष भर होने वाली फसल होने के कारण इसको ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा, ये बताइए कि जो बैगन है वो किसी और फसल के साथ लगाया जा सकता है? देखिए, बैगन को किसी और फसल के साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बैगन जो है वो बहुत बढ़ने वाला पौधा है, छोटा पौधा नहीं है। इसलिए अगर हम कोई और दूसरी फसल नीचे विकसित करेंगे तो वो उसकी पैदावार हमको अच्छी नहीं मिल पाएगी। इसकी जो खेती का तरीका है, तो सही तरीका क्या है, कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले ज़रूरी है कि बैगन की नर्सरी को हम तैयार करें। जो नर्सरी हम तैयार करते हैं उसमें नर्सरी में तैयार करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हमारा जो सामान्य खेत का जो है उससे 1.5 सेंटीमीटर जो है हमारी क्यारी की ऊंचाई होनी चाहिए और हमारी 1 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए और 10 मीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। इस तरीके से जो हम क्यारियाँ बना लेते हैं, उसमें पहले जब क्यारी बना लेते हैं तो क्यारी बनाने के बाद जब हम उसकी खेत खुदाई करके उसकी तैयारी करने जाते हैं तो उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद हम उसमें अवश्य अच्छी तरीके से मिला करके जो है फिर हम उसमें जो है ये देख लें कि हमारी पर्याप्त मात्रा में नमी है कि नहीं। अब हम जो है इन जो हमने क्यारियाँ बनाई हैं नर्सरी के लिए, इनमें लाइनों में जो है हम इसको बीज को जो है बीज की बुवाई करते हैं और बुवाई करने के बाद इसको सड़ी हुई गोबर की खाद, 3/4 उपजाऊ मिट्टी और 1/4 गोबर की खाद
का हम इस्तेमाल मिला करके और उसके ऊपर से डाल देते हैं, जिससे जो है बीज जो है ढक जाता है। गर्मी के दिनों में ये बहुत आवश्यक है, गोबर की खाद और मिट्टी मिला करके जो हमने डाला है, इसके बाद ऊपर से कोई पुआल या और कोई ऐसा बिछावन बिछा दें ताकि सूरज का गर्मी जो है वो सीधी जो है उस पर ज़मीन पर पौधे पर ना पड़े। तो उसमें जो है जब तक ये हमारा अंकुरण नहीं हो जाता है तब तक इस बिछावन को बिछा करके और हजारे से जो है हम इस पर सिंचाई करते रहते हैं। और सिंचाई करने के बाद जैसे ही हम देखते हैं कि हमारा अंकुरण हो गया, यानी जमा हो गया है, किल्ले निकलना शुरू हो गए हैं, हम बिछावन को हटा देते हैं और फिर धीरे धीरे जो है इसमें हम बराबर 5 या 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहते हैं ताकि पौधा हमारा जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। आपने हमें खाद के बारे में तो बता दिया, लेकिन इसमें उर्वरक तत्व कौन से चाहिए होते हैं, किन किन की आवश्यकता होती है? पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जब हम जुताई करते हैं उसी समय गोबर की खाद को बखेर करके और अच्छी तरीके से खेत में मिला देते हैं और उसके बाद 2 या 3 जुताई देसी हल से या कल्टीवेटर से करके और हम जो है खेत को भुरभुरा कर लेते हैं और समतल कर लेते हैं। इसके पश्चात जब हम रोपाई करते हैं तो उस समय हमको 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फेट और 60 किलो पोटास की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें भी ये आवश्यक है कि 1/3 जो नाइट्रोजन की संस्तुति मात्रा है 150 किलो नाइट्रोजन, उसमें से केवल 50 किलो नाइट्रोजन और पूरी मात्रा फास्फेट और पूरी मात्रा पोटास की जो है वो खेत में हम रोपाई से पहले मिला देते हैं। और जो शेष बच रहती है उसको बाद में जब हमारी जो है 30 दिन की फसल हो जाती है तब इसको हम एक पहली टॉप ड्रेसिंग करते हैं और दूसरी फिर उसके 15 दिन के बाद 45 दिन पर जो है हम दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी 2/3 है उसका आधा आधा भाग हम 2 बार में टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो हमारे पौधे का पूर्ण विकास होगा। डॉक्टर शुक्ला, बैगन के बारे में हम आगे भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रायः देखने को मिला कि जब हम बैगन काटते हैं तो उसमें हल्की सी एक सूड़ी निकलती है। ये वही सूड़ी है जो ऊपर तने को भी काटती है और फली के अंदर भी जो है ये घुस जाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। डॉक्टर शुक्ला, मुझे बताइए कि ये जो बैगन है ये इसकी बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। जैसे हमने सफ़ेद बैगन भी देखा है, भरता बनाने के लिए अक्सर बड़ा बैगन इस्तेमाल करते हैं, छोटे बैगन होते हैं, तो ये कौन कौन सी किस्म होती है? देखिए, बैगन की जो है वो नाना प्रकार की जो हैं प्रजातियां हैं। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि हमारी उस क्षेत्र में जहाँ हम बैगन की खेती करने जा रहे हैं हमारी मांग क्या है। तो जो हमारी जातियां हैं उसमें लंबे फल वाली जो है एक वैरायटी आती है पंत सम्राट। ये विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत ही अच्छी जाति है और इसको निकाला गया है और ये जो है 60 से 65 दिन में हमारी तैयार हो जाती है और इसकी उपज भी 350 क्विंटल पर हेक्टर होती है। लेकिन ये सिर्फ है उसी क्षेत्र के लिए जहाँ पर इसकी कलौंजी तैयार करते हैं। कलौंजी के लिए ये विशेष प्रकार से जो जाति है इसका चयन किया गया है। उसके बाद गोल फल वाली जो हमारी देसी जातियाँ हैं जिसमें ऋतुराज है, ऋतुराज भी जो है ये 60 दिन में तैयार हो जाती है और 400 क्विंटल पर हेक्टर जो है हमारी पैदावार देती है। इसी तरीके से हमारी जो है KS 224 ये भी जो है 65 दिन में से 70 दिन में तैयार हो जाती है और 350 क्विंटल पर हेक्टर जो है हमको पैदावार देती है। इसी तरीके से जो हरे रंग की भी एक वैरायटी आती है, हरे रंग की वैरायटी जो लंबी होती है, ये खासकर जो है सम्राट जॉइंट या बनारस जॉइंट के नाम से जो है प्रसिद्ध है और ये 70 दिन में पक जाती है। लेकिन इसकी जो उपज है वो 250 से 300 ही केवल इसकी उपज है, इसलिए लोग जो है उपज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत कम ही जो है बोते हैं। जो विश्वविद्यालय द्वारा हाइब्रिड जातियां जो है तैयार की गई हैं इनकी पैदावार बहुत अधिक है, जिसमें पूसा हाइब्रिड 5 जो है ये एक विशेष जाति है जो जल्दी पकती, तैयार भी जल्दी होती है, 55 से 60 दिन में तैयार भी हो जाती है और 600 से 700 क्विंटल पर हेक्टर जो है इससे हमें उपज मिलती है और
इसका चूंकि कलर भी बहुत अच्छा, बैंगनी कलर बहुत अच्छा होता है, बड़ा दाना होता है, इसलिए लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसमें बीज भी बहुत कम होते हैं और बैगन में जितने ही कम बीज होते हैं लोग उसको उतना ही ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो देसी बैगन हम बाज़ार में लेने जाते हैं वो अगर हाथ में उठाएं तो उसमें वजन ज़्यादा होता है, और जो उससे दूने वजन का जो हाइब्रिड हमारा जो है ये पूसा हाइब्रिड 5 होता है, उससे जो है दूने आकार का होने के बावजूद भी वजन उसमें उतना ही होता है जो छोटे बैगन का वजन होता है, इतना हल्का होता है। तो इस तरीके से अलग अलग वैरायटियाँ जो हैं अलग अलग जो है बनाई गई हैं, जहाँ पर जिसकी जैसी डिमांड होती है उसी हिसाब से इसको बोना चाहिए। सर, अब बात आती है कि बैगन में बहुत ज़्यादा कीट लगते हैं। कई बार हमने खुद देखा है कि उसमें एक सफ़ेद सूढ़ी होती है, वो ज़्यादा लगती है, तो वो कौन सा कीट है और उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, उसको हम कहते हैं तना एवं फल छेदक कीट। तना एवं फल छेदक जो ये कीट होता है, इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें तितली नुकसान नहीं करती है। जब पौधा हमारा विकास पे होता है, पूर्ण विकास पे होता है, तो जो ऊपर की फुनगी जिसे कहते हैं, बिल्कुल ऊपर की ब्रांच होती है, इस पर ये तितली अंडे देती है और अंडा देने के बाद उसमें से जो सूढ़ी निकलती है वो उस कोमल भाग से, पत्ती के डंठल का जो कोमल भाग होता है उससे भीतर घुस जाती है, और भीतर घुसने के बाद जो है वो भीतर का हिस्सा जो है खाना शुरू कर देती है। और खाने के से ये होता ये है कि जो ऊपर का हमारा अग्रभाग है वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है और नष्ट हो जाता है। तो एक तो ये है कि इससे जो है हमारे पौधे का जो पूर्ण विकास होना चाहिए वो विकास हमारा रुक जाता है। और दूसरे ये है कि ये जब फल लगते हैं तो जैसे ही हमारा फल बहुत छोटी अवस्था में होता है तब ये सूढ़ी फल में भी घुस जाती है। प्रायः देखने को मिला कि जब हम बैगन काटते हैं तो उसमें हल्की सी एक सूढ़ी निकलती है, ये वही सूढ़ी है जो ऊपर तने को भी काटती है और फली के अंदर भी जो है ये घुस जाती है। हम इसका उपचार करने के लिए जो नीम की गिरी जिसे कहते हैं निमौली जो है 40 ग्राम पीस करके और 1 लीटर पानी में घोल लें, और 1 लीटर पानी में घोल करके और इसके ऊपर पौधे के ऊपर से छिड़कना शुरू कर दें तो ये तितली ही इस पर बैठना बंद कर देगी, और जब बैठेगी नहीं तो ये अपने आप ही स्वाभाविक है कि ना अंडा होगा ना सूढ़ी निकलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी की जो है जुताई भी अवश्य करें, और यदि रसायन जब देखें कि प्रकोप ज़्यादा है तो कार्बोसल्फान जो है 35 जो ईसी है उसको 2 मिलीलीटर पर लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें तो इसका निदान हम कर सकते हैं। डॉक्टर शुक्ला, इन बीमारियों के बारे में भी हम आपसे जानेंगे कि बैगन में कौन कौन से रोग लगते हैं, लेकिन अभी रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जो निकाई गुड़ाई कर रहे हैं तो गुड़ाई करने के बाद पौधे पर मिट्टी भी चढ़ा दें, नहीं तो जिस समय फल आएंगे और जरा सा भी जो है वजन ज़्यादा हो जाने की वजह से फल आएंगे और हवा चलेगी तो हमारा पौधा गिर जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज हम बात कर रहे हैं बैगन की। डॉक्टर शुक्ला, ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें बताया कि बैगन में कौन सा कीट लगता है। जो एक कीट लगता है उसके बारे में आपने ये भी बता दिया कि उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, किस रसायन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या किस रसायन का ना इस्तेमाल करें। जो नेचुरल तरीका है एक, वो आपने हमें बता दिया कि कैसे हम सूढ़ियों से बच सकते हैं जो बैगन में अक्सर लग जाती है। अब बात आती है कि बैगन में रोग कौन कौन से लगते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जो बैगन में लगने वाले भयंकर रोग हैं वो 2 रोग हैं। पहला तो है फेमोप्सिस जिसे कहते हैं अंगमारी। इसको फेमोप्सिस बेक्सेंस नामक फफूंदी के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें होता क्या है कि पत्तियों पर गोल नियमित भूरे रंग के जो है धब्बे पहले पड़ते हैं और उसके बाद इन बीच का भाग जो है, इन धब्बों के बीच का भाग जो है वो हरा हो जाता है और धीरे धीरे होता क्या है कि पौधा जो है उसका विकास रुक जाता है, पौधा नष्ट होने लगता है। इसलिए इस बीमारी के लिए मैं बार बार इस बात को जोर देता हूँ कि थीरम, कैप्टान या वावस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से जो है इसको उपचारित कर लेना चाहिए। और चूंकि इसका बीज जो है बहुत कम ही लगता है,
इसलिए इसमें बीज उपचार में रसायन पर खर्चा भी बहुत कम आता है। अक्सर जो है हम बात करते हैं कि जो खरपतवार है उस पर किसी रसायन का हम छिड़काव ना करें, निराई गुड़ाई से उसे हटाएं। तो ये जो बैगन है इसकी जो क्यारियां होती हैं उसके बीच में बहुत कम जगह होती है और जो पत्तियां होती हैं वो एक लेयर बना लेती हैं ऊपर। तो किस तरह से इसकी निराई गुड़ाई कैसे करी जाएगी? जो पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 75 सेंटीमीटर होती है और रोपाई जो है हम लाइन में करते हैं। तो ऐसी दशा में हम उसी लाइनों में जो है निकाई गुड़ाई करेंगे और जैसे ही बैगन जो का पौधा जो है 30-35 दिन का हो जाता है तो उस समय ये बहुत परम आवश्यक है कि हम जो निकाई गुड़ाई कर रहे हैं तो गुड़ाई करने के बाद पौधे पर मिट्टी भी चढ़ा दें। नहीं तो जिस समय फल आएंगे और जरा सा भी जो है वजन ज़्यादा हो जाने की वजह से फल आएंगे और हवा चलेगी तो हमारा पौधा गिर जाएगा। इसलिए निराई गुड़ाई के साथ साथ इसमें मिट्टी चढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। जब बैगन की हमारी फसल तैयार हो जाए तो जो इसके फल होते हैं उसकी चुनाई किस तरह से की जाती है? जब हम ये देख लेते हैं कि अब हमारा बैगन जो है 5 या 6 दिन में जो है हमारा काफ़ी विकसित हो जाता है और ये देख लें एक बैगन के लिए कि हमारा 6 या 7 दिन के बाद हमने बैगन काट करके देखा कि अब इसमें जो है बीज तो नहीं ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, मतलब पूर्ण विकसित हो जाए, उस समय जो है हम इनको तोड़ लेना चाहिए। और तोड़ने के बाद इसको बहुत सावधानी के साथ या तो टोकरियों में या जो प्लास्टिक के केजेस आते हैं उनमें इस तरीके से रखें कि बैगन दबे नहीं। बैगन अगर दबता है तो बैगन जो है देखने में उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है और जब मंडी में हम ले जाते हैं तो उसका भाव कम लगता है। अच्छा, मैं बैगन से जुड़ा आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। ये जो बैगन है किसी भी फसल का एक टाइम होता है, 90 दिन है, 120 दिन है, या जितने भी टाइम में वो तैयार होती है। लेकिन आजकल कई किसान या कई लोग ऐसा करते हैं कि जो फसल को जल्दी तैयार करने के लिए, जल्दी फल आए, जो फल आए वो जल्दी बड़े हो जाएं, उसके लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बाज़ार में जा रहे हैं सब्ज़ी खरीदने तो हम कैसे पता लगाएं कि ये जो सब्ज़ी है वो कृत्रिम तरीके से तैयार की गई है या फिर नेचुरल तरीके से तैयार हुई सब्ज़ी है? ये उसका कैसे पता लगाएं? देखिए, बैगन के केस में तो नहीं है, बैगन में कोई इंजेक्शन अभी तक ऐसा नहीं ईजाद किया गया है जो बैगन को बढ़ाया जाए। हाँ, लौकी के बारे में ये है कि लौकी में अगर रात में इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो सवेरे तक लौकी की बढ़वार जितनी अपेक्षा की जाती है उससे कहीं ज़्यादा लौकी बढ़ जाती है। जैसे कि आपने लौकी के बारे में बताया कि इसको कृत्रिम रूप से इस तरह से बड़ा किया जाता है, तो अगर हम मार्केट जा रहे हैं या कोई भी मार्केट जा रहा है सब्जी लेने, तो वो कैसे पहचाने उस चीज़ को? पहचानने की बात तो ये है कि जब मैं अपने विद्यालय में पढ़ता था तो हमारे जो इंटामोलॉजी यानी कीट विशेषज्ञ थे जो मुझे पढ़ाते थे, तो मुझसे ये कहा करते थे कि भाई सब्जी लेने जाओ तो इस बात का ध्यान रखो कि जो डलिया में लिए हुए बैठा हुआ है उसमें ये देखो कि अगर वो 50 फल रखे हुए बैठा हुआ है तो उसमें कोई काना है, यदि उसमें कहीं काना है या कोई मतलब उसमें दूर से दिखाई दे रहा है कि हाँ इसमें कहीं कीड़ा लगा हुआ है, तो समझ लो कि इसमें जो है कोई जो है बहुत रसायन का इस्तेमाल नहीं किया है। और यदि बिल्कुल स्वस्थ है, चमकीला दिखाई दे रहा है और उसमें कहीं किसी तरीके का कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसमें बहुतायत रूप से जो है दवाइयों का इस्तेमाल किया है। तो चयनित करने के लिए जो है हमारे गुरुजी ने तो यही बताया था कि जो काना वाला टोकरी है उसमें से छांट के लिया जाए तो वो ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। मतलब जब भी हम बाजार जाएं कोई सब्जी खरीदने तो हम चमक पर कम ध्यान दें, चमक पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके हमको ये देखना कि हमारा स्वाभाविक रूप से जो है ये बैगन है तो वो ज़्यादा अच्छा है। जो बहुत ज़्यादा बैगनी रंग के बैगन आपको दिखाई देते हैं और बहुत चमक होती है, उसमें जो है किसी न किसी रसायन का इस पर प्रभाव जरूर होता है। अच्छा, चलते चलते हमारे दर्शकों को एक और बात बता दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अक्सर ये कहा जाता है जब भी हम किसी भी फसल की खेती करते हैं तो लगातार उस खेत में एक ही फसल ना लगाएं, हम उसे बदलते रहें, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, उसको कहते हैं फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब होता है कि एक तो जो बीमारियां होती हैं जिनके जीवाणु मिट्टी में बने रह जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मटर
मटर में अगर उकटा रोग लग जाता है तो उसके जीवाणु मिट्टी में चले जाते हैं, और इसके लिए हम ये कहते हैं कि 2 या 3 साल तक उस खेत में मटर न लें। दूसरे ये है कि गहरी जड़ें, जो गहरी नीचे तक जाने वाली जड़ें होती हैं और उथली जड़ें होती हैं, तो जो गहरी जड़ें होंगी तो जहाँ नीचे पोषक तत्व है वो फसल गहरी जड़ वाली अपने पोषक तत्वों को ले लेगी। उथली अगर है हमने बोई है तो उथली वाली ले लेगी। इसी तरीके से जड़ें 2 प्रकार की और होती हैं, एक होती है मूसला जड़, एक होती है झगड़ा जड़, जिसको काफ़ी झाड़ी की तरह बनाती है। तो झाड़ी वाली जो होती है उसमें जो ऊपर के धरातल से जो है वो पोषक तत्वों को लेने की क्षमता अधिक होती है बनिस्बत मूसला जड़ के। मूसला जड़ जो है वो नीचे सीधा अपना जो जाती है, उसमें कहीं ज़्यादा मूल रोम नहीं होते हैं, तो वो लेती है। उसके बाद इसमें भी कई कारण हैं, बट निरंतर, अब जैसे गेहूं है, गेहूं और धान एक किसान ज़्यादातर लेता है। अब गेहूं को निरंतर लेते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, गेहूंसा एक ऐसी जो है खरपतवार है कि जो गेहूं को 50% तक गेहूं में हो जाता है। तो अब उसमें जब गेहूं में हो जाता है तो उसके लिए या तो हम अधिक से अधिक जो है पैसा खर्च करके रसायनों का प्रयोग करें, और या उसको फिर निकाई गुड़ाई करें। तो अगर हम 2-3 साल तक हम उसमें खेत में गेहूं ना करके अन्य फसलें करते हैं तो गेहूंसा का होना बंद हो जाता है। ये ज़रूरी है कि फसल चक्र अपनाएं। बार बार वही फसल लेने से जो है उसकी पैदावार कम हो जाती है। डॉक्टर शुक्ला, आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ बताया, बैगन से जुड़ी बहुत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताई। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में आपके बुलाने के लिए हम महान आभारी हैं, और जो किसानों को आपने इस तरीके से लाभान्वित किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो टीवी स्क्रीन पर दिए इस पते पर आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।